हम डिस्कस कर रहे थे ओबीजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। उसी का थर्ड पार्ट आज मैं लेकर आया हूँ। इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और भी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ वो प्रीवियसली एम्स, पीजीआई और जिपमर जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, ठीक है। और इनके साथ अपन और भी ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि इनसे निकल कर आते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 41 है एस्पिर्मिया मीन्स। एस्पिर्मिया का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस हैं डिक्रीज ऑफ सीमन, इंक्रीज ऑफ सीमन, एब्सेंस ऑफ सीमन या एबनॉर्मल मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एब्सेंस ऑफ स्पर्म। नाम से पता चल रहा है एस्पर्मिया, इट मीन्स ए मीन्स एब्सेंस और स्पर्मिया डिनोट करता है स्पर्म को। ओके, एक टर्म और होती है एबनॉर्मल मोटिलिटी। एबनॉर्मल मोटिलिटी क्या होती है? स्पर्म की मोटिलिटी किसे कहते हैं? स्पर्म का मूवमेंट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? मोटिलिटी। ओके, इसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एज़ोस्पर्मिया। एबनॉर्मल मोटिलिटी हो तो उसे एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 42। क्लोज़मा विल अपीयर ऑन बॉडी पार्ट। जो क्लोज़मा साइन होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लोज़मा साइन अपीयर होता है, ठीक है। तो वो किस बॉडी पार्ट पे होता है? अपने पास ऑप्शन है ब्रेस्ट एंड निप्पल, एब्डोमेन, चिक्स एंड नोज या फिर लिम्स पे। कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है चिक्स एंड नोज पे। कहाँ होता है? चिक्स एंड नोज पे। इसका इमेज देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखिए, ये नोज और चिक्स पे जो ये इस टाइप के साइन हो रहे हैं ना, इसे कहते हैं क्लोज़मा। इसका एक नाम और है मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। किस नाम से और जाना जाता है? मास्क ऑफ प्रेगनेंसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड व्हेन ए पोस्टपार्टम क्लाइंट हु इज रिसीविंग हेपेरिन फॉर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस डेवलप्स कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू द हेपेरिन थेरेपी। क्वेश्चंस बहुत बड़े आते हैं बट होते बहुत सिंपल है, ठीक है। तो उनको ध्यान से पढ़ना है अपने को। इसमें हमसे पूछा गया है कि एक लेडी है, वो पोस्टपार्टम पीरियड के अंदर है, मीन्स उसकी डिलीवरी तो हो चुकी है। वो किससे सफ़र कर रही है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस क्या होता है कि वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है। ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है। इसमें क्या होता है, जो वेन्स में ब्लड क्लॉट हो जाता है और वहाँ पे उनको अवरोध करता है, मीन्स जाम कर देता है उन वेन्स को। स्पेशली कहाँ होता है? लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर, लेग्स में होता है। तो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस समझ में आया, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर देती है वेन्स में। तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी दी जा रही है। हेपेरिन थेरेपी दी जा रही है और हेपेरिन थेरेपी जो है वो कॉम्प्लिकेशन दिखा रही है, मीन्स हेपेरिन थेरेपी उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में अपने को उसको कौन सा ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहिए? मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है विटामिन के, बी है प्रोटामाइन सल्फेट, सी है कैल्शियम ग्लूकोनेट और फोर्थ है एस्पिरिन, ठीक है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा प्रोटामाइन सल्फेट। इसमें सीधे सीधे अपने को ये पूछ रहा है कि हेपेरिन का एंटीडोट क्या है। जब कोई ड्रग कॉम्प्लिकेशन दिखाने लग जाती है या एडवर्स रिएक्ट करने लग जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उसका ऑपोजिट दिया जाता है, मीन्स एंटीडोट दिया जाता है। और बात करते हैं विटामिन के, ये किसका एंटीडोट है? ये वालफेरिन का एंटीडोट है। किसका एंटीडोट है? वालफेरिन का। प्रोटामाइन सल्फेट हेपेरिन का। कैल्शियम ग्लूकोनेट MgSO4 का, जो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है, MgSO4 का। ये प्रोटामाइन सल्फेट की वाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेशन ऑफ द हेड इज एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू। जब प्रेगनेंसी टाइम में बच्चा डिसेंट होने लगता है, क्या फुल टर्म प्रेगनेंसी में बच्चा डिसेंट होने लगता है, मीन्स नीचे की तरफ मूव करने लगता है डिलीवर होने के लिए, तो जो एक मेजरिंग पॉइंट होता है स्टेशंस, ठीक है,
वो कैसे डिनोट किया जाता है? तो किससे डिनोट किया जाता है? वो ये है इस्चियल स्पाइन, सर्विक्स, पेल्विक ब्रिम या पेल्विक इनलेट से। तो इसको अपन कहाँ से समझते हैं? इस डायग्राम से। तो ये देखिए जो इस्चियल स्पाइन आपको नज़र आ रही है, ये इस्चियल स्पाइन, ये इसका मेन मेजरिंग पॉइंट होता है। इससे अगर ऊपर की तरफ चलते हैं तो -1 से लेकर -5 तक स्टेशन के पॉइंट होते हैं, और इस 0 से नीचे की तरफ मीन्स इस्चियल स्पाइन के लेवल से नीचे की तरफ चलते हैं तो वो स्टेशन कैसे गिने जाते हैं? 1 to 5। ठीक है, तो बच्चा जब डिसेंट होता है तो इनमें इन स्टेशन के अकॉर्डिंग उसको मेज़र किया जाता है कि बच्चा कितना डिसेंट हुआ है, मतलब कितना नीचे की तरफ मूव हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? इस्चियल स्पाइन। ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अप्रोक्स टाइम फॉर कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग इज। अप्रोक्सीमेटली कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग कब की जाती है? तो सबसे पहले तो इसका आंसर ही देख लेते हैं अपन। इसका आंसर है 10 to 12 वीक पे की जाती है। अब देखते हैं कोरियोनिक विलाई सैम्पलिंग क्या होती है। ये देखिए, ये होती है अपनी अम्बलाइकल वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है फीटस के लिए। ठीक है, मदर की बॉडी से फीटस के लिए ये लेकर आती है ब्लड। कौन सा? O2 ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ होती है अम्बलाइकल कॉर्ड, इसे अम्बलाइकल कॉर्ड मान लीजिए। ये इनके बीच में जो ये एक स्ट्रक्चर होती है, ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, इसे कहते हैं विलाई। क्या कहते हैं? विलाई। ओके, तो इस कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में क्या होता है? इन्हीं विलाई के थ्रू सैंपल लिया जाता है। इन्हीं विलाई के थ्रू क्या किया जाता है? सैंपल लिया जाता है। वो कैसे लिया जाता है? इस इमेज के थ्रू समझिए। ये देखिए, ये यूट्रस और ये हो गई विलाई। ये वजाइना के थ्रू वजाइनल स्पेक्यूलम डाल के वजाइना को स्प्रेड किया गया है, और इस कैथेटर के थ्रू सैंपल लिया जा रहा है। ये रहा USG ट्रांसड्यूसर, इसके गाइडेंस में ये सैंपल लिया जाता है। किसके गाइडेंस में? अल्ट्रासाउंड के गाइडेंस में ही ये सैंपल लिया जाता है, वरना पता कैसे चलेगा कि विलाई कहाँ पर प्रेजेंट है? समझ में आया? तो अपना राइट आंसर हो गया 10 to 12 वीक। और 13 वीक के बाद ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। 13 वीक के बाद ये सैम्पलिंग नहीं की जा सकती। ओके, अब देखिए 14 to 16 वीक पे क्या होता है? एमनियोसिंथेसिस। क्या होता है? एमनियोसिंथेसिस। वही अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का कलेक्शन किया जाता है। किस लिए? अल्फा फीटो प्रोटीन के टेस्टिंग के लिए। ओके, 18 to 20 वीक पे कौन सा सैंपलिंग किया जाता है? इसमें इस टाइम में कौन सा करते हैं? कॉर्डोसिंथेसिस। कौन सा? कॉर्डोसिंथेसिस। कॉर्ड से सैंपल निकाला जाता है। वही सेम तरीका है, इसी के थ्रू, अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर के थ्रू। Neonates born to woman infected with hepatitis B should undergo which treatment? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Neonates born, एक जो बच्चा है वो बॉर्न हुआ है, उसकी मदर को हेपेटाइटिस बी है, तो उसको इमीडिएट कौन सा ट्रीटमेंट मिलना चाहिए? ये इस ऑप्शंस में देखेंगे। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट बर्थ एंड 1 मंथ, उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन एट बर्थ और 1 मंथ पे देंगे। ऑप्शन बी है हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन एट बर्थ, नो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, उस बच्चे को हेपेटाइटिस बी की इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे यानी एंटीबॉडीज देंगे और वैक्सीन नहीं देंगे। ऑप्शन सी है हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन विद इन 48 आवर ऑफ बर्थ एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन एट 1 मंथ। जो ऐसे बच्चा पैदा हुआ है इसको हेपेटाइटिस की एंटीबॉडीज मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन तो देंगे, कितने में? 48 आवर के अंदर दे देंगे, और साथ के साथ ही वैक्सीन देंगे 1 मंथ पे। और लास्ट ऑप्शन डी है हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन
within 12 hour of the birth and hepatitis B vaccine at birth 1 month and 6 month। तो जो ऐसा बच्चा पैदा होता है क्या उसको हेपेटाइटिस बी में एंटीबॉडीज 12 आवर के अंदर अंदर मतलब 12 घंटे के अंदर अंदर उसको इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे और फिर एट बर्थ 1 मंथ पे और 6 मंथ पे उसको वैक्सीन भी देंगे। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बड़ा है ना, इस वजह से। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं सबसे पहले ही, हेपेटाइटिस बी। जिस मदर को हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होता है और वो किसी बच्चे को जन्म देती है तो उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट में क्या मिलना चाहिए? फर्स्ट तो उसको एंटीबॉडी, इट मीन्स इम्यूनोग्लोबुलिन उसको एडमिनिस्टर करने चाहिए विद इन 12 आवर के अंदर अंदर। वैसे तो कहते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, पर विद इन 12 आवर के अंदर तो उसको इम्यूनोग्लोबुलिन मिल ही जाने चाहिए, एडमिनिस्टर करने चाहिए। उसके साथ साथ ही उसको हेपेटाइटिस बी का एज पर शेड्यूल वैक्सीनेशन भी करवाना है, इट मीन्स एट बर्थ 1 मंथ पे और 6 मंथ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट्स इन ब्रेस्ट मिल्क इज, ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन होता है? IgA, IgD, ऑप्शन सी है IgG और IgM। यहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं IgA और IgG के अंदर, तो मैं इन दोनों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। इसका राइट आंसर देख लेते हैं। पहले तो IgA है। IgA बच्चे को कहाँ से मिलता है? मदर के ब्रेस्ट मिल्क से। ठीक है, कहाँ से मिलता है? मदर के ब्रेस्ट मिल्क से। और IgG कहाँ से मिलता है? ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ मिलता है। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू, क्योंकि IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मॉर्निंग सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो अपने पास 4 ऑप्शन है, ऑक्सीटोसिन, रिलैक्सिन, HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और डी है प्रोलैक्टिन। तो राइट आंसर कौन सा है? HCG। HCG का बढ़ा हुआ लेवल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम रहता है। मॉर्निंग सिकनेस क्या होती है? मॉर्निंग टाइम में लेडी को नोजिया एंड वॉमिटिंग्स होती है। क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग्स होते हैं। क्यों? क्योंकि HCG का लेवल इंक्रीज रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ड्यूरेशन ऑफ परपूरियम इज, परपूरियम क्या होता है? आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी जो रिकवरी पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? परपूरियम। इसमें क्या होता है कि जितने भी जो ऑर्गन है वो अपनी प्रीवियस कंडीशन में लौटते हैं, जैसे यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ये सब अपनी जो पहले कंडीशन थी प्रेगनेंसी से पहले, ये उसी कंडीशन में लौटने का जो पीरियड है उसे परपूरियम पीरियड कहते हैं। ये कितने दिन का होता है? ये होता है 6 वीक का। ठीक है, 6 वीक मीन्स 45 डेज का होता है। ये छोटे क्वेश्चन है पर ये बार बार पूछे जाते हैं और इनसे अपना स्कोरिंग होता है, इस वजह से इनको बार बार रिपीट करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। लोकिया सिक्रेटेड फॉलोइंग डिलीवरी इन 1 to 4 days इज नोन एज, लोकिया क्या चीज़ होती है? डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 15 या अप्रोक्स 15 डेज तक क्या होता है? वजाइनल डिस्चार्ज होता है। 15 डेज तक वजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? लोकिया। तो लोकिया 3 टाइप का होता है, लोकिया रूब्रा, लोकिया एल्बा और लोकिया सिरोसा। ठीक है, तो अपना राइट आंसर कौन सा है? ये क्या पूछ रहा है? 1 to 4 डे पे कौन सा होगा? तो अपना आंसर है लोकिया रूब्रा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लो, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, लोकिया रूब्रा जो होता है उसमें रेड कलर का डिस्चार्ज होता है और 1 to 4 डेज तक होता है। लोकिया सिरोसा में क्या होता है? येलोइश, पिंक एंड पेल ब्राउन। कलर कैसा हो जाता है? पिंक और येलो हो जाता है, और ये कितने दिन तक होता है? 5 to 9 डेज तक। और लास्ट है लोकिया एल्बा,
लोकिया एल्बा कितने दिन तक होता है? 10 to 15 डेज तक, उसके बाद स्टॉप हो जाता है। इसमें पेल वाइट या वाइट कलर डिस्चार्ज होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। When the fetus is dead and retained inside the uterus for a variable period is called as। जब फीटस डेड हो जाता है और कुछ टाइम के लिए यूट्रस के अंदर ही पड़ा रहता है और कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाता, तो इस टाइप का जो मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं मिस्ड मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज या इनएविटेबल मिसकैरेज। अबॉर्शन के बारे में अपन ने पिछली क्लास के अंदर क्वेश्चन पढ़ा है, जिसमें अपन ने पढ़ा था थ्रेटेंड अबॉर्शन के बारे में और मिस्ड अबॉर्शन के बारे में भी पढ़ा था। इसमें हम देखेंगे कुछ अबॉर्शन के कुछ और टाइप। सबसे पहले देखते हैं अबॉर्शन क्या होता है। जब प्रेगनेंसी 20 वीक से पहले ही क्या हो जाए? अबॉर्ट या टर्मिनेट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अबॉर्शन। अगर 20 वीक के बाद में अगर ये चीज़ हो रही है, 20 वीक के बाद में अगर टर्मिनेशन हो रहा है या डेड फीटस डिलीवर हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। 20 वीक से पहले अबॉर्शन एंड 20 वीक के बाद उसे क्या कहते हैं? स्टिल बर्थ। तो अपना इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है मिस्ड अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है? फीटस डेड हो जाता है और कोई सिम्टम नहीं दिखाता, ना कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ना ही वजाइनल ब्लीडिंग। तो इस केस में क्या होता है? वो लंबे टाइम तक यूट्रस में पड़ा रहता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है? फीटल हार्ट रेट जो होती है, फीटल हार्ट साउंड जो होता है वो नहीं आता। सेकंड बात करते हैं कंप्लीट मिसकैरेज। इसमें जो जितना भी प्रोडक्ट बना है वो अबॉर्ट होके वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, कंप्लीट मिसकैरेज मीन जितना प्रोडक्ट बना है वो वजाइना के थ्रू अबॉर्ट होके बाहर आ जाता है। इनकम्प्लीट के अंदर कुछ पार्ट इसमें रिटेन रह जाता है, कुछ पार्ट यूट्रस में रिटेन रह जाता है, वो इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है। कुछ पार्ट निकल जाता है और कुछ पार्ट उसी में रह जाता है। और डी इनएविटेबल के बारे में अपन ने पढ़ा ही था। इसमें पहचान कैसे होती है? इसमें सर्वाइकल डायलेशन देखने को मिलता है। एब्डोमिनल क्रैम्प्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और वजाइनल ब्लीडिंग भी हैवी होती है, बहुत ज़्यादा वजाइनल ब्लीडिंग होती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पीपीएच। पीपीएच किसे कहते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम पीरियड में मीन्स 24 आवर के पीरियड के अंदर 24 आवर के पीरियड के अंदर जो हैवी ब्लीडिंग होती है उसे क्या कहते हैं? पोस्टपार्टम हेमरेज। ये किस कारण से होती है? अपने पास ऑप्शन है ट्रॉमेटिक, ब्लड कोआगुलोपैथी, एटोनिक यूट्रस या रिटेंड टिश्यू। वैसे तो ये चारों ही पीपीएच के कारण है, पर इसमें क्या पूछा है? मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है एटोनिक यूट्रस। एटोनिक यूट्रस में क्या होता है कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी जो होती है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है वो डिमिनिश हो जाता है, मीन्स डिक्रीज हो जाता है या एब्सेंस होता है। क्या होता है? या तो डिक्रीज होता है या एब्सेंट होता है। इस कंडीशन में जो ब्लड वेसल्स है, जो यूट्रस की ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाती। कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो वजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, इसलिए एटोनिक यूट्रस मोस्ट कॉमन कॉज है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। चीफ सोर्स ऑफ ईस्ट्रोजन इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंदर ईस्ट्रोजन का चीफ सोर्स कौन सा है? मेन सोर्स कौन सा है? तो ऑप्शन देखते हैं प्लासेंटा, ओवरी, कॉर्पस ल्यूटियम या पिट्यूटरी ग्लैंड। एक एक की बात करते हैं। ओवरी की बात करते हैं। ओवरी ईस्ट्रोजन सीक्रेट नहीं करती है। कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। कब सीक्रेट करता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। प्लेसेंटा की एब्सेंट के अंदर ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट नहीं करती। तो अपना ऑप्शन क्या रह गया? प्लेसेंटा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। हाउ वी कैन एस्टिमेट EDD यानी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसके बाद उसकी डिलीवरी कब होगी, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं वो देखिए। इसका राइट आंसर है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 280 डेज।
इट मीन्स जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ वो वहाँ उस डेट से लेकर, जैसे 26 जून हुआ, ठीक है, तो उस डेट से लेकर उस डेट में क्या करना है अपने को, 280 डेज ऐड करने हैं। तो 280 डेज ऐड करने के बाद जो डेट अपने को मिलती है वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है, मतलब उस डेट तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ईडीडी का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल प्लस 3 मंथ प्लस 7 डेज। 3 मंथ और 7 डेज के दिन कितने होते हैं, 280 डेज। ओके, जैसा ऊपर सवाल में था। तो एग्जांपल है कि किसी प्रेग्नेंट वुमन की जो एलएमपी है, एलएमपी मीन्स लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड की डेट क्या है, 22 जून 2018, और तो उसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, 29 मार्च 2019। क्यों, क्योंकि अपन ने सबसे पहले क्या किया, 22 में 7 दिन जोड़ दिए तो कितने आ गए, 29, और जून में 9 मंथ जोड़ दिए, तो 9 मंथ जोड़ने के बाद जून में 9 मंथ ऐड करने के बाद क्या आया, मार्च, तो मार्च अगले साल आया, इसलिए 2019। तो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी क्या होगी, 29 मार्च 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू फीटस अकर्स मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर या डिलीवरी, इन चारों में से किस टाइम HIV के ट्रांसमिशन का सबसे ज्यादा खतरा रहता है मदर से फीटस में। तो सबसे ज्यादा कब रहता है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा खतरा होता है डिलीवरी के टाइम में। कब होता है, डिलीवरी के टाइम में। ओके, अपन ने पढ़ा था HIV ट्रांसमिशन रोकने के लिए कौन सी ड्रग की प्रिवेंशन के तौर पे दी जाती है, नेविरेपिन। कौन सी दी जाती है, नेविरेपिन। ये एक एंटीवायरल ड्रग है, अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज लिया फोर्थ मैन्युअर, सॉरी यहां गलत हो गया है, या लिया नहीं है, लियोपोल्ड मैन्युअर। फोर्थ लियोपोल्ड मैन्युअर कौन सा है, फोर्थ लियोपोल्ड मैन्युअर कौन सा है, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, पावलिक्स ग्रिप या फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। तो अपना राइट आंसर है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। ये फोर्थ लियोपोल्ड मैन्युअर है। क्या है, फोर्थ लियोपोल्ड मैन्युअर है। इससे समझते हैं, ये फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्युअर है, इसको क्या कहते हैं, फंडल ग्रिप, क्योंकि इसमें फंडल हाइट चेक करते हैं। इसे क्या कहते हैं, लियोपोल्ड मैन्युअर 2, इसे क्या कहते हैं, लेटरल ग्रिप। क्या कहते हैं, लेटरल ग्रिप। ये जो थर्ड है इसको क्या कहते हैं, पावलिक ग्रिप्स। क्या कहते हैं, पावलिक्स ग्रिप। और ये जो फोर्थ रह गया इसको क्या कहते हैं, पेल्विक ग्रिप। पेल्विक ग्रिप कौन सा, पेल्विक ग्रिप फर्स्ट। ये जो थर्ड वाला है इसका एक और नाम है जिसे कहते हैं पेल्विक ग्रिप सेकंड। क्या कहते हैं, पेल्विक ग्रिप सेकंड। इसके एक्सप्लेनेशन में समझ में आ जाएगा और अच्छे से। ये देखिए, फर्स्ट मैन्युअर का नाम है फंडल ग्रिप, सेकंड मैन्युअर का नाम है अम्बलाइकल ग्रिप, थर्ड मैन्युअर का नाम है सेकंड पेल्विक या पावलिक ग्रिप, और फोर्थ मैन्युअर का नाम है फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि मैंने लेटरल ग्रिप क्यों बोला, इसके एक और नाम है लेटरल ग्रिप। ठीक है, अम्बलाइकल ग्रिप, लेटरल ग्रिप। ओके, यहां ध्यान रखने वाली बात है कि सेकंड पेल्विक ग्रिप पहले आता है और फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बाद में आता है। क्वेश्चन नंबर 57, मॉर्फिन गिवन टू द मदर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी कॉज। एक लेडी को ड्यूरिंग डिलीवरी मॉर्फिन दिया गया है। मॉर्फिन क्यों दिया गया है, पेन के लिए। ठीक है, पेन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाती है, उस टाइम मदर को रिलैक्स करने के लिए मॉर्फिन दिया जाता है। ओके, तो मॉर्फिन बच्चे में क्या प्रॉब्लम कर सकता है, तो फर्स्ट है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हाइपोक्सिक इस्चेमिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या कोआगुलोपैथी। तो क्या कर सकता है, इसका राइट आंसर है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। मॉर्फिन का जो एक्शन होता है वो क्या होता है, सीएनएस डिप्रेशन। ये सीएनएस को डिप्रेस करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, जिससे कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58,
विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ पीपीएच? पोस्टपार्टम हेमरेज के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग मोस्टली यूज की जाती है? तो अपने पास ऑप्शंस है प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ऑक्सीटॉक्सिन, मिथार्जिन और लास्ट है एस्ट्रोजन। कौन सी की जाती है? अपना राइट आंसर है ऑक्सीटॉक्सिन। कौन सी की जाती है? ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्यों की जाती है? क्योंकि ये क्या करती है? ये करती है कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हैं, जो प्लेसेंटा अलग होने के बाद जो रप्चर्ड ब्लड वेसल्स हैं, उनमें क्या होता है? कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्लड फ्लो रुक जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो ड्यूरिंग लेबर भी दी जाती है और आफ्टर लेबर भी दी जाती है। ड्यूरिंग लेबर कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए और आफ्टर बर्थ, जो बच्चे का बर्थ हो जाता है उसके बाद ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्ली सिम्टम ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्ली सिम्टम? इनमें से कौन सा अर्ली सिम्टम है? किसका? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी का, कि प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है, उसका पॉजिटिव सिम्टम क्या है, फर्स्ट सिम्टम क्या है? ओके, फर्स्ट है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड है फीटल हार्ट साउंड कैन बी हर्ड थ्रू फीटोस्कोप, फीटोस्कोप के थ्रू फीटल हार्ट साउंड सुनाई दे रहा है। ऑप्शन सी है फीटल हार्ट रेट टू यूएसजी, मतलब अल्ट्रासाउंड से अपन फीटल हार्ट रेट सुन रहे हैं। और ऑप्शन डी है सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना। तो राइट आंसर क्या है? सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर का साइन होता है। ओके, अब बाकी किसी बात करते हैं। ये ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन ये कब अपियर होता है? ये अराउंड 6 वीक में अपियर होता है। ये फॉल्स लेबर कॉन्ट्रैक्शंस है। ठीक है, फॉल्स लेबर पेन कॉज करता है ये। सेकंड है बी फीटल हार्ट साउंड फीटोस्कोप से, ये कब सुनाई पड़ते हैं अपने को? कब सुनाई देते हैं फीटोस्कोप से? 20 वीक पर। कब सुनाई देते हैं? 20 वीक पर। ये देखिए, यहां देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में, फीटल हार्ट साउंड फीटोस्कोप से कब सुनाई देता है? 20 वीक पे। और यूएसजी से कब सॉरी यहां थोड़ा गलत हो गया है, यूएसजी पे कब सुनाई देता है? 6 वीक पे। ठीक है, और ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब आते हैं? 6 वीक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेशन +1 ड्यूरिंग लेबर इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंटिंग पार्ट इज। अगर कहते हैं कि स्टेशन +1 है तो प्रेजेंटिंग पार्ट किस पोजीशन पे है? ठीक है, जैसा अपन ने ऊपर स्टेशन पढ़े थे ना, तो 0 स्टेशन कहाँ होता है? ईस्चियल स्पाइन पे। +1 स्टेशन इसके नीचे और -1 स्टेशन ईस्चियल स्पाइन के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, +1 में है स्टेशन तो ईस्चियल स्पाइन के नीचे ही होगा। आंसर देख लेते हैं। ऑन द पेरिनियम, हाई इन पेल्विस, स्लाइटली बिलो द ईस्चियल स्पाइन और स्लाइटली अबव द ईस्चियल स्पाइन। ईस्चियल स्पाइन के थोड़ा सा नीचे या ईस्चियल स्पाइन के थोड़ा सा ऊपर। तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? स्लाइटली बिलो द ईस्चियल स्पाइन। यहां देखिए डायग्राम में, ये देखिए 0 स्टेशन कहां पे है? ईस्चियल स्पाइन पे। +1 कहां पे है? स्लाइटली बिलो द ईस्चियल स्पाइन। इसलिए अपना आंसर क्या हो गया? स्लाइटली बिलो द ईस्चियल स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फॉर अ पेशेंट इन लेबर इन पिटोसिन एग्यूमेंटेशन इज। पिटोसिन क्या है? पिटोसिन है ऑक्सीटॉक्सिन। क्या है? ऑक्सीटॉक्सिन। और ऑक्सीटॉक्सिन का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शंस को इंक्रीज करना। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि जब पिटोसिन देते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए? किसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? मॉनिटरिंग फीटल हार्ट साउंड, मॉनिटरिंग टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन, या प्रिपेयरिंग फॉर इमरजेंसी CS। CS मीन्स सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयरिंग करनी चाहिए, या मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मॉनिटर और रिकॉर्ड करना चाहिए किसको? लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक रुक रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट किस टाइम हो रहा है और रिलैक्स वापस किस टाइम हो रहा है।
तो अपना राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, मॉनिटर एंड रिकॉर्डिंग द लेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है इसका कारण देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ा देता है। अब आप सोचिए कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन अगर ज्यादा इंक्रीज हो गए, ज्यादा बढ़ गए, तो वो क्या कॉज करेंगे? यूट्राइन रप्चर, जो यूट्रस को टीयर कर देंगे, मींस यूट्रस को इंजर्ड कर देंगे, ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो। इसलिए अपने को मॉनिटर करते रहना चाहिए लेंथ के, कॉन्ट्रैक्शन की लेंथ को, कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर तक ठहर रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। हाउ मच वेट शुड ए हैवी वेल नरिश्ड एक्सपेक्टेंट मदर गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो एक जो वेल नरिश्ड मदर है वो प्रेगनेंसी टाइम में कितना वेट गेन करती है? अपने आंसर्स हैं 6 to 8 kg करती है, 10 to 12 kg करती है, 8 to 10 kg या 12 to 14 kg। तो अपना राइट आंसर है 10 to 12 kg, मतलब अराउंड 11 kg पूरी प्रेगनेंसी में वो वेट गेन करती है। ठीक है, 1 kg तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और 5 kg सेकेंड ट्राइमेस्टर में और अगला 5 kg थर्ड ट्राइमेस्टर में गेन करती है। ओके, ये याद रखना ये रेशियो 1 5 5, 1 फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, 5 सेकेंड ट्राइमेस्टर में और अगला 5 थर्ड ट्राइमेस्टर में करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, अप्रोक्सीमेट वेट ऑफ ए प्लेसेंटा एट टर्म। प्लेसेंटा का एट टर्म वेट क्या होता है? 1/4 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी, 1/3 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी, 1/7 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी और लास्ट ऑप्शन है 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी। प्लेसेंटा का जो वेट होता है वो 1/4 होता है बेबी के, 1/3 होता है या 7वां हिस्सा होता है या 6ठा हिस्सा होता है। ओके, तो अपना राइट आंसर है 1/6 ऑफ द वेट ऑफ द बेबी। इट मीन्स प्लेसेंटा का वेट अगर 500 ग्राम है तो बेबी का वेट क्या होगा? 3000 ग्राम, मीन्स 3 kg। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 1:6। 1 किसका? प्लेसेंटा का और 6 किसका? बेबी का। ओके, प्लेसेंटा का 6 गुना वेट बेबी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन विच बिकम फोसा ओवलिस आफ्टर बर्थ। फीटल सर्कुलेशन का एक ऐसा पार्ट जो कि बच्चे के बर्थ के बाद फोसा ओवलिस में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? फोसा ओवलिस के अंदर। ओके, तो ऑप्शन देखते हैं। डक्टस आर्टरियस, अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी या फोरामेन ओवल। कौन बदलता है इनमें से? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से फोसा ओवलिस में कौन बदलता है आफ्टर बर्थ। ये सारे फीटल सर्कुलेशन के ऑर्गन्स हैं। क्या है ये? फीटल सर्कुलेशन के ऑर्गन है। तो इसका राइट आंसर होगा फोरामेन ओवल। जो फोरामेन ओवल होता है, फोरामेन ओवल कहाँ होता है? जो दोनों एट्रियम होते हैं उनके बीच में एक एबनॉर्मल ओपनिंग होती है फीटल सर्कुलेशन में। राइट और लेफ्ट एट्रियम होती हैं, उनके अंदर एक बीच में एक कनेक्शन होता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? फोरामेन ओवल। ये बर्थ होने के बाद किस में बदल जाता है? फोसा ओवलिस में। मीन्स ये हील हो जाता है, ये बंद हो जाता है और दोनों एट्रियम को सेपरेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ते हैं। द अप्रोक्सीमेट कैलोरी प्रोवाइडेड बाई 100 ml ऑफ ब्रेस्ट मिल्क टू एन इन्फेंट। कि 100 ml ब्रेस्ट मिल्क में कितने कैलोरी एनर्जी होती है? ठीक है, तो ऑप्शन है ए 85 कैलोरी, 66 कैलोरी, 42 कैलोरी या 73 कैलोरी। इसका राइट आंसर है 73 कैलोरी। अराउंड 70 to 75 कैलोरी बुक्स में लिखा हुआ है। ओके, इसलिए अपना आंसर क्या हुआ? 73 कैलोरी 100 ml ह्यूमन मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। इन LOA और ROA फीटल पोजीशन द प्रेजेंटिंग पार्ट इज। LOA ROA का मतलब लेफ्ट ओसिपुटो एंटीरियर और राइट ओसिपुटो एंटीरियर में
प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा होगा? तो ऑप्शन है शोल्डर, चिन, ब्रीच या ऑक्सीपुट। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा पार्ट होगा? ऑप्शन डी ऑक्सीपुट। आइए पोजीशन देखते हैं कि राइट ऑक्सीपुटो एंटीरियर और लेफ्ट ऑक्सीपुटो एंटीरियर कैसी पोजीशन होती है। इसमें समझना कि इन पोजीशन को कैसे डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये बेबी का ऑक्सीपुट है, ये देखिए है। तो ये ऑक्सीपुट जिस तरफ होता है इसकी पोजीशन वही होती है। मींस ये लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। ओके, तो ये ऑक्सीपुट किधर है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर। ठीक है, आगे की तरफ आ रहा है ना ऑक्सीपुट एंटीरियर। ये अगर प्यूबिक सिम्फाइसिस के उस तरफ होता, दूसरी तरफ होता, तो वो पोस्टीरियर में हो जाता। ओके, तो एंटीरियर पोर्शन तो है ही सही और लेफ्ट साइड में है, तो ये लेफ्ट ऑक्सीपुट एंटीरियर हो गया और ये राइट ऑक्सीपुट एंटीरियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, ए नर्स इन ए लेबर रूम शुड डू दिस मेजर टू प्रिवेंट प्रोलॉन्ग्ड लेबर टू ए पेशेंट। एक नर्स लेबर रूम में प्रोलॉन्ग्ड लेबर को रोकने के लिए, प्रोलॉन्ग लेबर का मीन्स क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है लेबर की जो एक्चुअल टाइम पीरियड है उससे लॉन्ग टर्म तक वो लेबर खींच रही है। मीन्स बच्चा डिलीवर हो ही नहीं पा रहा है, बच्चा डिलीवर हो ही नहीं रहा है। अब वो कॉज कुछ भी हो सकता है, मीन्स उसको कॉन्ट्रैक्शंस पूरे नहीं आ रहे हैं या सर्वाइकल डायलेशन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में नर्स को क्या करना चाहिए? तो असेसिंग मैटरनल एंड फीटल वाइटल साइंस, मैटरनल और फीटस के वाइटल साइन चेक करने चाहिए, मेंटेनिंग पार्टोग्राफ, गिविंग ऑक्सीटॉक्सिन और बी विद द पेशेंट के साथ रहना चाहिए। तो जब प्रोलॉन्ग लेबर होती है तो प्रोलॉन्ग लेबर को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाता है? ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है, जिससे क्या होगा? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस इंक्रीज होंगे। ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होंगे तो बेबी आसानी से डिलीवर हो जाएगा। अगर कोई अदर प्रॉब्लम नहीं हुई तो, कॉन्ट्रैक्शन से अदर देन कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, लॉन्गेस्ट डायमीटर इन द फीटल स्कल। फीटल स्कल में लॉन्गेस्ट डायमीटर कौन सा होता है? अपने पास ऑप्शन है सब ऑसिपुटो ब्रैग्मेटिक, मेंटो वर्टिकल, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक और बाइफ्रंटल। तो कौन सा है अपना राइट आंसर? इसमें राइट आंसर है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल ये मोस्ट ऑफ बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको तो बिल्कुल याद कर लीजिए कि मेंटो वर्टिकल सबसे लंबा डायमीटर है। ये देखिए डायमीटर लिखे हुए हैं, ये रहा मेंटो वर्टिकल। कौन सा? ये वाला, यहाँ से जो यहाँ तक होता है। ये कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। ओके, कितना होता है? 13.5 सेंटीमीटर। कितना होता है ये? 13.5 सेंटीमीटर। और जब फीटल स्कल पढ़ेंगे आगे क्वेश्चंस में तो और अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे बाकी सबको। ये देखिए, ये जो है ना 13.5 सेंटीमीटर, ये मेंटो वर्टिकल कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक रिकमेंड की जाती है, कितने टाइम तक? सबसे पहले तो देखिए एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। ये होता है, इट मीन्स टोटली बेबी को मदर के मिल्क पे ही डिपेंड रखना, एक बूंद भी, पानी तक भी एक बूंद भी नहीं देना। ओके, ये होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये कितने टाइम तक दी जाती है? 4 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर तक? कब तक दी जाती है? 6 मंथ तक। ओके, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 69, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन कौन सी है या आउटर लेयर कौन सी है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, एमनियन, कोरियन या यॉर्क सैक। इसका राइट आंसर है कोरियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाई डज द बेड रेस्ट इज एसेंशियल इन प्री एक्लेम्शिया। बेड रेस्ट, प्री एक्लेम्शिया में बेड रेस्ट जरूरी क्यों है? फर्स्ट, प्रिवेंट एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया को प्रिवेंट करने के लिए। मोबिलाइज टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, टिश्यू फ्लूइड सर्कुलेशन को बढ़ाने और एडिमा को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन सी है
प्रिवेंट्स प्रीमेच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, या इट इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और एडिमा को डिक्रीज करती है। तो ये डी ऑप्शन सही है, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्क्रीन्ड बाय पेप्समियर, पेप्समियर के थ्रू कौन सी कंडीशन स्क्रीनिंग की जाती है? ओवेरियन कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर? कौन सी की जाती है? सर्वाइकल कैंसर। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप से की जाती है। ये देखिए, ये इस टाइप का वुडन इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके थ्रू, और कैसे करते हैं ये देखिए, ये होता है कॉस्को स्पेक्यूलम। क्या होता है? ये कॉस्को स्पेक्यूलम। इससे वजाइना में इंसर्ट करके वजाइना को डायलेट किया जाता है। और ये जो सर्विक्स वाला जो ये जो पार्ट है, यहाँ पर इस टाइप से राउंड करके कुछ टिश्यू का कुछ पार्ट लिया जाता है, ठीक है, ताकि उसके टेस्ट करके कैंसरस सेल का पता लगाया जा सके। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हु वाज डिस्कवर्ड द पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ किसने खोजा? तो आंसर क्या है देखते हैं। डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर, डॉक्टर A.L. मुदालियर, डॉक्टर विलियम शॉ, डॉक्टर शिरोडकर। तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर R.H. फिलपोर्टर। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द कॉमन अमॉन्ग द वुमन इन हर सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, वुमन के सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर कौन सी कंडीशन कॉमन देखने को मिलती है इन चार ऑप्शंस में से? फिजियोलॉजिक एनीमिया, मेस्टाइटिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? फिजियोलॉजिक एनीमिया। आइए देखते हैं फिजियोलॉजिक एनीमिया क्या होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है? प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांड होता है, मीन्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? एटलीस्ट 40 to 50%। ठीक है, आरबीसी भी बढ़ता है, आरबीसी भी इंक्रीज होती है। कितनी होती है? 20 to 30%। कितनी होती है? 20 to 30%। बट आरबीसीज प्लाज्मा वॉल्यूम के रिलेटिवली कम होती है। ठीक है, प्लाज्मा वॉल्यूम के रिलेटिवली कम होती है, मींस आरबीसी का जो कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा वॉल्यूम में कम होता है। तो ये क्या कॉज करता है? एनीमिया। और किस टाइप का एनीमिया कहते हैं इसको? फिजियोलॉजिक एनीमिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, इनमें से किसकी कमी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को कॉज करती है? फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम या जिंक? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है। इट मीन न्यूरल ट्यूब प्रॉपर्ली बन नहीं पाती है, वर्टिब्रा जो है वो प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। स्पाइना बाइफिडा, इसमें देखिए जो आउट पाउचिंग हो गई है, इसमें बहुत बार मेनिंजस की भी आउट पाउचिंग हो जाती है। ओके, ये एनेंसेफेलाई, जिसमें क्या ब्रेन डेवलप नहीं हुआ है, ये भी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट सिक्रीशन फ्रॉम द मदर्स ब्रेस्ट फॉलोइंग डिलीवरी? डिलीवरी के बाद मदर के ब्रेस्ट से जो फर्स्ट सिक्रीशन निकलता है उसको क्या कहते हैं? सिक्वेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम, लोकिया या ल्यूकोरिया? तो इसका राइट आंसर है कोलेस्ट्रम। जो मदर का पहला गाढ़ा दूध होता है उसे कहते हैं कोलेस्ट्रम। ओके, कोलेस्ट्रम जो होता है वो प्रोटीन में हाई होता है, फैट में लो होता है और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी हाई होता है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो कि बच्चे को इन्फेक्शन से बचाते हैं। ओके, विच इज द कॉमन आइडियल फीमेल पेल्विस? इनमें से कौन सा आइडियल फीमेल पेल्विस है? फीमेल पेल्विस कौन सा है आइडियल? एंड्रॉइड, गायनेकॉइड, प्लेटिफ्लॉइड या एंथ्रोपॉइड? ये मैंने पहले भी बताया है पिछली क्लास में। तो आइडियल पेल्विस कौन सा है फीमेल का? गायनेकॉइड। और मेल का आइडियल पेल्विस कौन सा है? एंड्रॉइड। मैंने पिछली क्लास में इनके पहचानने के तरीके बताए थे, एक बार फिर से देखते हैं। राउंड शेप गायनेकॉइड, हार्ट शेप एंड्रॉइड, ये जो किडनी शेप है, ये जो किडनी शेप आ रहा है वो प्लेटिफ्लॉइड, और ये जो ओवल शेप है
एंटीरियर पोस्टीरियरली लॉन्ग है, ओवल शेप, उसको क्या कहते हैं, एंथ्रोपॉइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच वन इज हैजार्ड ऑफ इंडक्शन ऑफ द लेबर विथ पिटोसिन। पिटोसिन का मतलब ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन के साथ किया गया लेबर, इसमें क्या हैजार्ड होता है, मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया है, एक बार फिर से करता हूं। एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, क्या उससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इन्फेक्शन होता है, रप्चर ऑफ यूट्रस, यूट्रस रप्चर हो जाता है, या अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाता है टाइम से पहले। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑक्सीटॉक्सिन क्या कॉज करता है, रप्चर ऑफ यूट्रस। क्या चांसेस रहते हैं यूट्रस के रप्चर होने के। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, हाउ मच एडिशनल द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट शुड बी टेकन बाय ए प्रेग्नेंट वुमन एज पर WHO। WHO के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी टाइम में मदर को कितना एडिशनल अमाउंट में कैलोरीज इंटेक करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए, आंसर देखिए, 300 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी, 1000 किलो कैलोरी या 100 किलो कैलोरी। तो इसका राइट आंसर क्या है, 300 किलो कैलोरी। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ द फीमेल पेल्विस। ये जो जितने भी डायमीटर के टाइप हैं उनमें से हाईएस्ट डायमीटर कौन सा होता है, फीमेल पेल्विस का। एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, ऑब्लिक या ऑल आर इक्वल, के सारे इक्वल होते हैं क्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है एंटीरियर पोस्टीरियर। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर। ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। विच अमॉन्ग दीज इज ए साइन एंड सिम्टम ऑफ इनपेंडिंग लेबर। लेबर का पॉजिटिव साइन कौन सा है, जिससे कि पता चले कि हाँ लेबर प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इनमें से, ठीक है, दिए हुए में से क्विकनिंग, टाइटनिंग, लाइटनिंग या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। तो क्विकनिंग क्या होता है, जो बेबी, जो फीटस है वो फर्स्ट बार अगर मूव करता है तो कौन सा साइन आता है, क्विकनिंग साइन होता है। टाइटनिंग में मदर टाइटनिंग फील करती है। ठीक है, और ऑप्शन सी है लाइटनिंग और ऑप्शन डी है ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, फाल्स कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। ये कब अपीयर होते हैं, 6 वीक पे। कब होते हैं, 6 वीक पे। तो इसका तो लेबर से कोई लेना देना ही नहीं है। बचा ऑप्शन सी लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या होता है ये आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रेग्नेंट वुमन फील्स व्हेन द बेबी ड्रॉप्स, दिस इज द टाइम व्हेन द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द फीटस डिसेंड इनटू द मैटरनल पेल्विस। जब जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, जैसे कि अपन प्रेजेंटिंग मान लेते हैं सिफेलिक पार्ट, या बच्चे का जो हेड है उसे अपन मान लेते हैं कि वो प्रेजेंटिंग पार्ट है। जब वो पेल्विस में एंटर करता है, जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, टर्म पूरा हो जाता है प्रेगनेंसी का, तब बच्चा नीचे की तरफ खिसकता है, जैसे क्या कहते हैं अपन, डिसेंड होना। तो वो जो डिसेंड होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, लाइटनिंग। मतलब पेल्विस में एंट्री कर रहा है प्रेजेंटिंग पार्ट। ओके ओके गाइस, आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। तो आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसमें हम ओबीजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे जो एडिशनल क्वेश्चन हैं वो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलेगी। यकीन मानिए 30 to 40% कोर्स आपका इन MCQs से पूरा हो जाएगा। जब क्लास लेना शुरू करेंगे तब आपको ये क्वेश्चंस याद आएंगे और आपको बहुत आसानी होगी उन क्लासेस को समझने में, उन लेक्चर्स को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस लेते रहिए टॉप नॉच ऑनलाइन के साथ में। एंड थैंक यू गाइस।